आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 34, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। फुलिया पुरैनिया टीसन से आई है। एकदम बदल गई है फुलिया। साड़ी पहनने का ढंग, बोलने बतियाने का ढंग, सब कुछ बदल गया है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली अंगिया के नीचे जैसी छोटी चोली पहनती है, वैसी वो भी पहनती है। कान में पीतर के फूल हैं। फूल नहीं, फुलिया कहती है कनपासा। आंचल में चाबी का गुच्छा बांधती है। पैर में शीशी का रंग लगाती है। हाँ, खलासी जी बहुत पैसा कमाते हैं शायद। अरे, खलासी के मुंह पर झाड़ू मारो। वो क्या खाकर इतना शौक मौज करावेगा, क्या पहनावेगा? फुलिया ने खलासी को छोड़ दिया है। खलासी को खोकसी बाग की एक पुतरिया से मोहब्बत था। रोज ताड़ी पीकर वहीं पड़ा रहता था। तलब मिलने के दिन वो पुतरिया खलासी का पीछा नहीं छोड़ती थी। तलब का एक पैसा इधर उधर हुआ कि पैर की चट्टी खोलकर हाथ में ले लेती थी। आखिर फुलिया कितना बर्दाश्त करती। टीसन के पेटमान जी नहीं रहते तो फुलिया की इज्जत भी नहीं बचती। फुलिया पेटमान जी के यहाँ रहती है। खलासी एक दिन पेटमान से लड़ाई करने आया। टीसन मास्टर बाबू ने कहा कि यदि खलासी टीसन के हाथा में आवे तो पकड़कर पीटो। उसी दिन खलासी जो दुम दबाकर भागा तो फिर खांसी भी नहीं करने आया कभी। पेटमान जी जात के छत्री हैं। तंत्रिमा छत्री नहीं, असल बुंदेला छत्री। पान जर्दा खाते खाते दांत टूट गए हैं। पत्थर का नकली दांत लगाते हैं। कहने को नकली दांत हैं, मगर असली दांत से भी बढ़कर हैं। चना भुट्टा और अमरूद सब कुछ चबाकर खाते हैं पेटमान जी। 25 साल पहले हासाम मुल्क में चाह पीते और पान जर्दा खाते खाते दांत टूट गए हैं। हासाम यानी आसाम। उमेर तो अभी कुछ भी नहीं है। 10 बरस से बेवा थे। मन के लायक स्त्री मिली ही नहीं। पेटमान जी ने महंगूदास के लिए एक पुरानी नीली कमीज भेज दी है। कमीज पहनने पर महंगू को पहचानने में गलती हो जाती है। ठीक रेलवे का आदमी। बुढ़िया के लिए नई साड़ी भेज दी है। एक बित्ता काली किनारी है। इस बार कोटा में असली संतीपुरी साड़ी मिलेगी तो फुलिया को भेज देगा। फुलिया कहती है इस बार माँ को भी साथ ले जाएगी। फुलिया का भाग। रमप्रिया की माँ कहती है रमिया भी अब बिहाने जोग हो गई है, बिना बाप की बेटी है। जब से तुम ससुराल गई हो रोज एक बार तुम्हारा जिक्र करती है रमिया। फुलिया दीदी कब आवेगी? इस बार फुलिया दीदी आवेगी तो साथ में मैं भी जाऊंगी। यदि उधर कोई बर नजर में आए तो रमिया को भी अपने साथ ले जाओ फूलो बेटी। कोयरी टोली के छोकरे दिन दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सहदेव मिसर पर तंत्रिमा टोली का कुत्ता भी भूंकता है। बहुत दिनों के बाद वो तंत्रिमा टोली में आया है, फुलिया के बुलाने पर। 10 दिन रहेगी फिर चली जाएगी। फुलिया अब जात समाज से नहीं डरती। वो तंत्रिमा छत्री नहीं, वो असल बुंदेला छत्री की स्त्री है। आंगन में अपने से पकाकर खाती है। माँ का छुआ भी नहीं खाती। वो तो मेहमान होकर आई है। उसके जी में जो आवे वो करेगी। कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो सहदेव मिसर को बैठने के लिए चटाई देती है। एक कांच की छोटी सी थरिया में सुपारी, सौंफ और दालचीनी के टुकड़े बढ़ा देती है। तो फुलिया भूली नहीं है उसे। वाह, शहर का पानी चढ़ने पर बाहर तो एकदम बदल गया है, पर भीतर जैसा का तैसा। काजल वाली आंखें और भी बड़ी मालूम होती हैं। अंगिया और नक्साकोर की सफेद साड़ी। सहदेव मिसर डरते डरते कहता है फुलिया। क्या? फुलिया मुस्कराती है। सहदेव मिसर का चेहरा एकदम लाल हो रहा है।
कान लाल हो गए हैं, नाक के पास वाला सिरा धक धक कर रहा है। फुलिया, जब से तुम गई मैंने कभी इस टोले में पैर नहीं दिया। रहने दो, गहलोत टोले में नहीं जाते थे। पनबतिया के यहां कौन जाता था? झूठ मत बोलो। फुलिया हंसती है। नहीं फूलो। डिबरी की रोशनी में सहदेव मिसर फुलिया की आंखों की नई भाषा को पढ़ता है। हवा के झोंके से ढिबरी बुझ जाती है। फुलिया बालों में महकौआ तेल लगाती है। महकौआ यानी सुगंधित। अंगिया की नीचे वाली छोटी चोली में रब्बड़ लगा रहता है, शायद रब्बड़ यानी रबर। फुलिया की देह से अब घास की गंध नहीं निकलती है। सौंफ दालचीनी खाने से मुंह गमकता है। शहर की बात निराली है। शहर की हवा लगते ही आदमी बदल जाता है। तहसीलदार की बेटी तो कभी शहर गई भी नहीं। जाति की बंदिश और पंचायत के फैसले को तो सबसे पहले पंच लोगों ने ही तोड़ा है। तंत्रिमा टोली का छड़ीदार है नौखे और उचित दास। जिसे चाल से बेचाल देखेगा छड़ी से पीठ की चमड़ी खींच लेगा। नौखे की स्त्री रामलगन सिंह के बेटे से फंसी हुई है और उचित दास की बेटी कोयरी टोले के सरन महतो से। पंचायत का फैसला ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक लागू रह सकता है। पुश्त पुश्तैनी से जो रीति रिवाज गांव में चला आ रहा है उसको एक बार ही बदल देना आसान नहीं। जिनके पास जगह जमीन है, पास में पैसा है, वो भी तो अपने यहाँ का चाल चलन नहीं सुधार सकते। बाबू टोली के किस घर की बात छिपी हुई है? पंच लोग पंचायत में बैठकर फैसला कर सकते हैं, उसमें कुछ लगता तो नहीं, लेकिन पंचायत के फैसले से चूल्हा तो नहीं सुलग सकता। पंचों को क्या मालूम कि एक मन धान में कितना चावल होता है। शास्त्र में कहा है, जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का। और देह के जोर से आजकल सब कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा है वही बोतल मिसर पहलवान है। बोतल मिसर मिथिला का एक प्रसिद्ध पहलवान, वही सबसे बड़ा जोरावर है। तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधे पहर रात तक डॉक्टर बाबू के घर में बैठी रहती है। चांदनी रात में कोठी के बगीचे में डॉक्टर के हाथ में हाथ डालकर घूमती है। तहसीलदार साहब को कोई कहने की हिम्मत कर सकता है कि उनकी बेटी का चाल चलन बिगड़ गया है? तहसीलदार हरगौरी सिंह अपनी खास मौसीरी बहन से फंसा हुआ है। बालदेव जी कोठारिन से लटपटा गए। कालीचरण ने चरखा स्कूल की मास्टरनी जी को अपने घर में रख लिया। उन लोगों को कोई कुछ कहे तो? जितना कानून और पंचायत है सब गरीबों के लिए ही। जमीन के लिए गांव में नई दलबंदी हुई। जिन लोगों की जमीन नीलाम हुई है, दरखास्तें खारिज हुई हैं, वे एक तरफ हैं। जिन्होंने नई बंदोबस्ती ली है अथवा जमींदार से माफ़ी मांग ली है, सुपुर्दी लिख कर दे दी है, या जो जमीन बंदोबस्त लेना चाहते हैं, वे सभी दूसरी तरफ हैं। गरीबों और मजदूरों के टोलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। खेलावन के हलवाहों को कालीचरण ने हल जोतने से मना कर दिया है। तहसीलदार हरगौरी सिंह का नाई धोबी और मोची बंद करने के लिए कालीचरण घर घर घूमकर भाखन देता है। गांव से सारे पुराने बांध टूट गए हैं, मानो बाढ़ का नया पानी आया हो। गरीबों और मजदूरों की आंखें कालीचरण ने खोल दी हैं। सैकड़ों बीघे जमीन वाले किसानों के पास पैसे हैं। पैसे से गरीब को खरीद कर गरीबों के गले पर गरीबों के जरिए ही छुरी चलाते हैं। होशियार, जिन लोगों ने नई बंदोबस्ती ली है वे गरीबों की रोटी मारने वाले हैं। कालीचरण ने चमार टोली में भात खा लिया। जात क्या है? जात दो ही हैं, एक गरीब और दूसरी अमीर। खेलावन को देखा, यादवों की ही जमीन हड़प रहा है। देख लो आंख खोलकर, गांव में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर गरीब। तहसीलदार हरगौरी सिंह काली टोपी वाली नौजवानों से कहते हैं, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। संयोजक जी आजकल महीने में 2 बार घर मनी ऑर्डर भेजते हैं। संयोजक जो कहेंगे उसे काली टोपी वाले नौजवान प्राण रहते नहीं काट सकते हैं, आग और पानी में कूद सकते हैं। इसी को कहते हैं अनुशासन। बावनदास जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर देने गया है, गांव में जुल्म हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 34, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।